सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 41 पे। सेल्फ डिफेंस के बारे में हमने बात की थी धारा 38, 39 और 40। आज हम बात करेंगे धारा 41 पे। धारा 41 हमको क्या कहती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक पे चर्चा करते हैं। भारतीय न्याय संहिता जिसको बीएनएस बोलते हैं, बीएनएस की धारा 41 जो आईपीसी की धारा 103 के समान है। पहले आईपीसी में 103 थी। संपत्ति की रक्षा में मृत्यु कारित करने का अधिकार धारा 41 आपको देती है। ठीक है, तो धारा 41 बोलती है कि अगर संपत्ति की आप रक्षा करते समय आपसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप धारा 41 का बचाव मिल सकता है। यह धारा आपको अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए बल प्रयोग करने की अनुमति देती है, यानी कि आप अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकें इसके लिए आपको क्या देती है, बल प्रयोग करने की अनुमति देती है, जिसमें मृत्यु कारित करना भी शामिल है। सामने वाले की अगर आप अपनी संपत्ति की रक्षा करते हुए सामने वाले की आपसे मृत्यु हो जाती है, परिस्थितियां देखी जाती हैं, इन परिस्थितियों के आधार पर आपको बचाव मिलता है धारा 41 में। लेकिन यह अधिकार केवल गंभीर परिस्थितियों में मिलता है। कौन सा? मृत्यु कारित करने वाला। तो ये मृत्यु कारित करने वाला अधिकार गंभीर परिस्थितियों में मिलता है। 4 स्थितियां हैं जिसमें यह अधिकार आपको मिलता है कि सामने वाले की आप मृत्यु कर सकते हैं। पहला है लूट, भाई रोबरी बोलते हैं इसको। अगर कोई आपसे लूटपाट कर रहा है तो कानून आपको अपनी संपत्ति को बचाने के लिए लुटेरे के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अनुमति देता है, यहां तक कि उसकी जान भी जा सकती है भाई। ठीक है, तो पहली बात है लूट। अगर लूट आपके साथ हो रही है तो आप क्या है, सख्त कदम उठा सकते हैं लुटेरे के खिलाफ। ठीक है, उसकी जान भी जा सकती है भाई इस मामले में। ठीक है, बात नंबर 2, रात में घर में घुसना। अगर कोई आपके घर में घुस रहा रात के समय, अगर सूर्यास्त यानी कि सूरज डूबने और सूर्योदय सूरज उगने के बीच कोई व्यक्ति आपके घर में जबरदस्ती घुसता है, गृह भेदन करता है, तो आप उसे रोकने के लिए मृत्यु कारित करने तक का बल प्रयोग कर सकते हैं। यह नहीं कि सीधा आप उसको मार दो, मृत्यु कारित करने तक का बल प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो आप वैसे रोकने की कोशिश करोगे उसको। ठीक है, और हथियार उसके पास है तो ये लग रहा है कि हथियार अब ये अटैक कर सकेगा या उसने कर दिया, तब आप उसको ज्यादा बल प्रयोग करके मृत्यु कारित भी कर सकते हैं। बात नंबर 3, आग या विस्फोट से नुकसान। अगर कोई जानबूझकर आपके किसी ऐसे स्थान पर आग लगाता है या बम विस्फोट करता है, बम विस्फोट का उपयोग करता है जहां लोग रहते हैं जैसे घर और टेंट, सामान रखा जाता है जहां पे जैसे गोदाम, तो ऐसी स्थिति में अपनी संपत्ति को बचाने के लिए आप उसे रोकने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, जिसमें हमलावर की मृत्यु भी हो सकती है। यह नहीं कि आप सीधे जाके उसको गोली मारो, पहले तो उसको रोकोगे, कोशिश करो कि वो नहीं करे ऐसा। अगर फिर भी वो करता है तो आप उसको पूरी तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। अगर वो फिर भी नहीं रुकता, अति हो जाती है, तो उस स्थिति में हाथापाई में आप उसकी मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। बात नंबर 4, चोरी, नुकसान या घर में घुसने से जान का खतरा। अगर चोर आ गए, एक से ज्यादा चोर आ गए और आपको नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, घर में घुसने का खतरा है कि ये तो घर में घुसेंगे, और आपको जान का खतरा है, यानी कि वो ऐसे वेपन ले हुए हैं, ऐसे हथियार ले हुए हैं जिससे आपको ये लगता है कि आपको मार सकते हैं, तब भी आप किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं।
अगर कोई चोरी कर रहा है या आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, रिश्ती बोलते हैं इसको, या आपके घर में गलत तरीके से घुस रहा है, गृह अत्याचार कर रहा है, और आपको वाजिब तौर पर यह डर लगता है कि अगर आपने उसे नहीं रोका तो वह आपको मार डालेगा या बहुत गंभीर चोट पहुंचाएगा भैया आपको, तो आप उसे रोकने के लिए उसकी जान तक का अधिकार रखते हैं भाई, जान तक ले सकते हैं भाई, ये भी अधिकार धारा 41 आपको देती है यहाँ पे। तो 4 शिस्तियां हैं, लूट में, रात में घर में घुसना और आपको ये लगे कि आपकी जान ले सकता है ये बंदा, आग या विस्फोट से आपका नुकसान कर रहा है, चोरी, नुकसान या घर में घुसने से जान का खतरा है, तो इन 4 शिस्तियों में आप किसी की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। यह अधिकार केवल अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में ही उपलब्ध है, ये पॉइंट ध्यान रखना भाई। किसी की जान कारित करने का अधिकार आपको अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में ही उपलब्ध है, यह नहीं कि ऐसे ही कोई आ गया और आपने सीधा मार दिया उसको। बल प्रयोग हमेशा परिस्थिति के अनुसार उचित और आवश्यक होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। धारा 41 आपको तभी बचाव देगी। आगे चर्चा करते हैं। अब धारा 42 क्या बोलती है? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 42 क्या कहती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अपनी रक्षा में जान नहीं, चोट पहुंचा सकते हैं। तो धारा 42 बोलती है कि अपनी रक्षा में आप क्या है, उसको चोट पहुंचा सकते, जान नहीं दे सकते। धारा 42 का मतलब है कि अपनी रक्षा यानी कि प्राइवेट डिफेंस करते समय आप सामने वाले की जान नहीं ले सकते, लेकिन उसे चोट जरूर पहुंचा सकते हैं। धारा 41 तो बोलती है कि आप जान ले सकते हैं परिस्थितियों में, 4 परिस्थितियां बताई, लेकिन धारा 42 बोलती है कि आप उसको चोट पहुंचा सकते हैं, जान नहीं ले सकते। परिस्थितियां होती हैं, कौन सी परिस्थितियां बताई? यह नियम कब लागू होता है? जब आपको क्या कर सकते हैं, उसको चोट पहुंचा सकते हैं। आइए देखते हैं। यह धारा तब लागू होती है, कौन सी? धारा 42, जब सामने वाला व्यक्ति ये 3 अपराध कर रहा हो। कौन कौन से अपराध? एक तो चोरी कर रहा हो, एक रिश्ती यानी कि नुकसान पहुंचा रहा हो, ठीक है, यानी कि आपकी अलमारी तोड़ दी उसने, ठीक है, आपराधिक अत्याचार, गलत तरीके से घर या संपत्ति में घुस गया हो, ठीक है। अब कोई चोर है ऐसे मान लो, तो दीवार कूद के आ गया, हथियार उसके पास है नहीं, आते ही उसने सीधा हमारा शीशे के शीशा टूट गया और फिर घर में घुस गया और फिर अलमारी दी तोड़ उसने, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? ध्यान दें, यह तब है जब मामला धारा 41 में दी गई गंभीर परिस्थितियों में नहीं आता। ये परिस्थितियां क्या है? आम है, कोई हथियार नहीं उसके पास, ऐसे ही है, सीधा आया है, ठीक है। तो ये गंभीर परिस्थितियां नहीं है। अगर हथियार होता और आपको ये लगता कि आपको भी मार सकता है, एक से ज्यादा व्यक्ति होते, ठीक है, तो गंभीर परिस्थितियों में यह धारा 42 जो है लागू नहीं होती, नहीं आती, ठीक है। जैसे जाने का डर, बलात्कार का डर या अपहरण का डर, ठीक है, अगर ये डर हैं तो आप धारा जो 42 जो है वो लागू नहीं होती। वहां पे कौन सी धारा लागू होगी? धारा 41 हमने देखी थी। आपके पास क्या अधिकार है भाई? ऐसी स्थिति में कानून आपको 2 मुख्य बातें कहता है। क्या बातें कहता है? जान नहीं ले सकते आप, ठीक है, एक तो धारा 42 ये बात बोलती है कि आप जान नहीं ले सकते, ठीक है। आप उस व्यक्ति को जान से नहीं मार सकते, अगर आपने उसे मार दिया तो यह प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सरेंडर कर चुका है या उसके पास कोई हथियार नहीं है, वो सिर्फ चोरी की मकसद से आया मारने के लिए। चोट पहुंचा सकते हैं भाई उसको, आप उस व्यक्ति को रोकने के लिए उसे चोट पहुंचा सकते हैं, जैसे उसे धक्का देना, थप्पड़ मारना या डंडे से मारना ताकि वह भाग जाए, या चोरी नुकसान करना बंद कर दे, ठीक है। शर्त क्या है भाई धारा 42 की? यह अधिकार असीमित नहीं है। तो क्या है? ये सीमित है। इसमें धारा 37 के नियमों का पालन करना जरूरी है, जिसका मतलब है आपको उतनी ही ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए जितनी उस अपराध को रोकने के लिए जरूरी हो।
जरूरत से ज्यादा हिंसा नहीं करनी है। जैसे अगर वह केवल आपको बाड़ तोड़ रहा है, यानी कि आपने बाड़ लगा रखी और आपने देख लिया कि कोई व्यक्ति वो बाड़ रहा तोड़ और अंदर आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको यहीं पे रोक लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर वह केवल आपकी बाड़ तोड़ रहा है तो आप उसे गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो धारा 42 बोलती है, ठीक है, धारा 42 कहती है कि इसमें आपको आपकी जान जाने का खतरा नहीं है, बलात्कार का डर नहीं है, अपहरण का डर नहीं है, ठीक है, तब आप सामने वाले की मृत्यु नहीं कर सकते। आप उसको रोकने के लिए उतने ही बल का प्रयोग कर सकते हैं जितना आवश्यक हो। एक सरल उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई रात में आपके घर की बाउंड्री कूदकर आपके बगीचे के गमले तोड़ रहा है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, ये संपत्ति है गमले, बाउंड्री तो के ऊपर से आया और गमलों को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। या बिना अनुमति के आपके खेत में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचा रहा है भाई, ठीक है, तो अब आप क्या नहीं कर सकते, ठीक है, वो नुकसान पहुंचा रहा है किसको, संपत्ति को। घर में तो आया, घर वेदन किया, अत्याचार किया, तो आप क्या नहीं कर सकते, ये नहीं कि सीधा उसको जाके क्या गोली मार दो, आप उसे गोली मार दें या ऐसी चोट पहुंचाएं जिससे उसकी मौत हो जाए, यह कानूनन अपराध है, क्योंकि जान बचाना यहां जरूरी नहीं था भाई, ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते, गलत काम है। आप सीधे ये नहीं कि आप सीधा जाके गोली मार दोगे, ठीक है। सही कदम क्या होगा, आप उसे पकड़ने की कोशिश करें, उसे थप्पड़ मारें या लाठी से मारकर भगा दें भाई। कानून आपको इसकी पूरी अनुमति देता भाई, धारा 42 बोलती है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। धारा 42 आपको अपनी संपत्ति की रक्षा का अधिकार देती है, लेकिन यह अधिकार आपकी जान बचाने जितना बड़ा नहीं है। यह नहीं कि आपकी जान के ऊपर बनी है भाई, ठीक है। अगर आपकी जान के ऊपर बनी है तो धारा 41 यूज होगी, अगर जान के ऊपर बात नहीं तो 42 में आप उसको बचा सकते हैं। यह लक्ष्य से अपराधी को रोकना है, मारना नहीं भाई, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखें। आइए आगे चर्चा करते हैं। धारा 43 क्या कहती है भैया, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब तक मिलता है भाई, इस बात को देखते हैं। धारा 43 बोलती है कि जो प्राइवेट डिफेंस जो है उसका अधिकार आपको कब तक मिलता है। धारा 43 बताती है कि आपको अपनी संपत्ति को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब तक मिलता है। आइए देखते हैं अधिकार कब शुरू होता है, पहले तो ये देखते हैं ये प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब शुरू होता है। यह अधिकार तब शुरू होता है जब आपको यह सच्चा डर लगने लगे कि आपकी संपत्ति पर खतरा आ गया है या कोई उसे नुकसान पहुंचाने वाला है, तो तब से ये क्या है, प्राइवेट डिफेंस का जो है अधिकार शुरू हो जाता है, जब आपको ये लगे कि आपकी संपत्ति पर क्या हो गया है, खतरा हो गया, ठीक है, या उसको कोई नुकसान पहुंचाने वाला है। आपको तब तक इंतजार नहीं करना है जब तक वह नुकसान हो ही जाए, ठीक है। ये नहीं कि आप तब तक खड़े खड़े देखते रहें कि देखते हैं क्या करता है, ठीक है। तो आपको तब तक इंतजार नहीं करना जब तक वह नुकसान हो ही जाए, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है कि नुकसान होने वाला है तभी आप उसको टोक सकते हैं। मुझे डर है कि यह मेरी संपत्ति, अभी व्यक्ति आया है, ठीक है, तो व्यक्ति आ गया तो क्या होगा, मुझे डर है कि यह मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, तो डंडा लेके पहले ही खड़े हो गए। मुख्य बात, डर सच्चा और उचित होना चाहिए, कल्पना मात्र नहीं है भाई। अब कोई दोस्त मिलने आ गया तो ये थोड़ी है कि आपकी संपत्ति हो ऐसे ही मार दो उसको, ठीक है। चोरी के मामले में क्या है, चोरी के खिलाफ आपका यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक, कब तक बना रहता है, चोर चोरी का सामान लेकर आपकी पहुंच से दूर न हो जाए। अगर चोर आपकी पहुंच से दूर नहीं है तो तब तक आपको यह अधिकार बना रहता है। अगर पहुंच से दूर हो गया तो ये आपको अधिकार नहीं है। अब पहुंच से दूर भाग गया, अगले दिन आपको मिल गया, ऐसे नहीं उसको मार दो कि प्राइवेट डिफेंस है। आप पुलिस की मदद न लें, ठीक है, या आप पुलिस की मदद न ले सकते भाई,
वह चोरी की गई संपत्ति वापस न मिल जाए। ठीक है, तो चोरी के खिलाफ आपका यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक क्या है, चोर आपकी पहुंच से दूर न हो जाए। ठीक है, वह चोरी की गई संपत्ति वापस न मिल जाए तब तक। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। लूट के मामले में क्या है भाई, लूट में खतरा जान या शरीर का भी होता है भाई। ठीक है, इसलिए इसमें अधिकार तब तक रहता है जब तक, कब तक रहता है, तो लूट में तो जान का खतरा रहता है और शरीर का खतरा रहता है, कहीं पे भी चोट मार सकता है सामने वाला। लूट करेगा तो आपके सामने करेगा कि वो आपके हाथ से खोस के ले जाएगा। ठीक है, तो लूट में जान का और शरीर का दोनों खतरा रहता है। ठीक है, तो लूट में यह अधिकार कब शुरू होता है, लूटने वाला व्यक्ति किसी को मारने, चोट पहुंचाने या गलत तरीके से रोकने का काम कर रहा है, तभी आपका यह अधिकार शुरू हो जाता है। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस का, या जब वह आपको तत्काल मौत, चोट या कैद होने का डर बना हुआ हो, कि आपको तत्काल क्या कर सकता है, मार सकता है, आपको चोट पहुंचा सकता है या आपको अपहरण कर सकता है, आपको कैद कर सकता है, तब ही यह अधिकार आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, आपराधिक अत्याचार या शिस्ती के मामले में अगर कोई आपकी जमीन पर जबरन घुस रहा है, ठीक है, या आपकी चीजों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपका अधिकार तब तक रहेगा जब तक वह व्यक्ति वह काम कर रहा है। ठीक है, तो तब तक ही आपका अधिकार बना रहेगा। किसका, प्राइवेट डिफेंस का। जब तक वह व्यक्ति वह काम कर रहा है, जैसे आपके घर में घुस गया, खिड़कियों को तोड़ रहा है अंदर घुसने के लिए, तो ये आपका अधिकार बना हुआ। जैसे ही वह काम बंद कर दे या वहां से चला जाए, आपका अधिकार खत्म हो जाता है। अभी बात को ध्यान रखना, अब चोरी की और घर से बाहर निकल गया, ठीक है, तो आपका अधिकार क्या हो गया, खत्म हो गया। रात के समय गृह भेदन भाई, इसके बारे में क्या है, रात के समय गृह, अगर रात के अंधेरे में कोई आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, गृह भेदन, तो आपका बचाव का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक वह व्यक्ति उस घर के अंदर है। तो तब तक आपको प्राइवेट डिफेंस बना रहता है, आप बचाव कर सकते हैं जब तक वह आपके घर के अंदर है या उस घुसपैठ को जारी रखे हुए है भाई। ठीक है, यानी कि घर से नहीं निकला। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार असीमित नहीं है, यह केवल अपनी संपत्ति की उचित रक्षा के लिए है और कानून की सीमाओं के भीतर रहकर ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। यह धारा 43 बताती है कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब तक मिलता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। धारा 43 संपत्ति की रक्षा में प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब तक मिलता है, आइए देखते हैं। अब संपत्ति की रक्षा में देखते हैं हमको कब तक मिलता है। धारा 43 भारतीय न्याय संहिता यह बताती है कि आपको अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार कब शुरू होता है और कब तक रहता है भैया। ठीक है, यह अधिकार कब शुरू होता है, कानून कहता है कि आपको चोट खाने या नुकसान होने का इंतजार नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे ही आपको डर महसूस हो कि कोई आपकी चीज चुराने या तोड़ने वाला है, उसी क्षण आपका बचाव का अधिकार शुरू हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। अलग अलग अपराधों में यह अधिकार कब खत्म होता है भैया, ये देखते हैं। चोरी के मामले में तो अभी यह अधिकार खत्म कब होता है, चोरी के मामले में देखते हैं। पहले यह अधिकार तब तक है जब तक चोर सामान लेकर भाग न जाए। जब तक चोर वहीं पे है तो अधिकार शुरू है, लेकिन जब वो भाग गया तो अधिकार आपका खत्म हो गया सेल्फ डिफेंस का। जैसे ही आप पुलिस बुला लें या सामान वापस छीन लें या चोर सामान लेकर पहुंच से बाहर हो जाए, आपका अधिकार खत्म हो जाता है। ठीक है, यहीं पे एक बात थी, ये रही वो, जब तक आपने पुलिस नहीं बुला ली, पुलिस बुला ली या सामान आपने वापस छीन लिया चोर से, तो आपका ये अधिकार वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब
अब आप उसके पीछे जाकर उसे मार नहीं सकते, इस बात को ध्यान रखना। चोरी के मामले में आपका अधिकार यहाँ पे खत्म हो गया। लूट के मामले में यहां मामला गंभीर है क्योंकि इसमें जान का खतरा होता है। जब तक लुटेरे किसी को मारने या घायल करने की कोशिश कर रहे हैं या जब तक आपको यह डर बना हुआ है कि अभी जान जा सकती है या चोट लग सकती है, तब तक आप अपनी रक्षा कर सकते हैं भाई। ठीक है, यह लूट के मामले में। अतिचार या घुसपैठ या रिश्ते नुकसान में भाई, अगर कोई आपकी जमीन पर बैठा है या आपकी दीवार तोड़ रहा है तो आपका अधिकार तब तक है जब तक वह यह काम जारी रखे हुए है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे ही वह रुक जाए या भाग जाए, आपका अधिकार भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। रात के समय घर में घुसने पर भी, अगर अंधेरे में कोई आपके घर में घुस आया है, ठीक है, तो जब तक वह व्यक्ति आपके घर के अंदर मौजूद है तब तक आपको खुद को और अपनी संपत्ति को बचाने का पूरा अधिकार है भाई। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। केस देखते हैं, किशनचंद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला क्या था। अदालत ने एक बहुत काम की बात कही थी इस मामले में। किशनचंद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में क्या बात कही? अक्सर लोग सोचते हैं कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार सिर्फ तभी मिलता है जब कोई हमारे घर के अंदर घुस आए या तिजोरी तोड़ने की कोशिश करे। ठीक है, तो इस किशनचंद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में न्यायालय ने कही थी ये बात है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार सिर्फ तभी मिलता है जब कोई हमारे अंदर घर के अंदर घुस आए और तिजोरी तोड़ने की कोशिश करे। ठीक है, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, क्या कर दिया? प्राइवेट डिफेंस का अधिकार केवल चार दीवारी तक सीमित नहीं है। अगर आपकी कोई खुली जमीन यानी कि ओपन प्लॉट है तो वहां भी अगर कोई अवैध रूप से कब्जा करने या नुकसान पहुंचाने आता है तो आपको अपनी उस जमीन को बचाने के लिए भी प्राइवेट डिफेंस का पूरा अधिकार है, इस बात को ध्यान रखना भैया। ठीक है, किशनचंद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में यह बात कही गई थी। प्राइवेट डिफेंस का अधिकार असीमित नहीं है भाई, यह केवल अपनी संपत्ति की उचित रक्षा के लिए है और कानून की सीमाओं के भीतर रहकर ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। ये धारा 43 थी, अब बात करते हैं धारा 44 क्या कहती है भाई। धारा 44 भारतीय न्याय संहिता की धारा 44 इंपोर्टेंट फैक्ट यहां पे चल रहे हैं। जब अपनी जान बचाने के लिए निर्दोष को चोट लग जाए तब क्या होगा? ठीक है, आप अपनी जान बचाने के लिए अगर किसी निर्दोष को चोट लग जाए तो आप तब क्या होगा? धारा 44 भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत ही व्यवहारिक और मानवीय धारा है। यह तब काम आती है जब अपनी जान बचाने और किसी निर्दोष को चोट लगने से बचाने दोनों में से एक को चुनना पड़ता है, या तो आप अपनी जान को चुनो या निर्दोष को बचाओ। मुख्य बात क्या है भाई? यह धारा कौन सी 44 कहती है कि अगर कोई आप पर जानलेवा हमला कर रहा है, ठीक है भाई, आप पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया और आपके पास अपनी जान बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि आप जवाबी हमला करें भाई। ठीक है भाई, तो जवाबी हमला करें, यही आपके पास, यानी कि ऐसे मान लो 5-4 लड़कों ने मिलकर आपके ऊपर हमला कर दिया भाई, तो आपका भी ये फर्ज है कि आप जवाबी हमला करें। उनके पास बहुत बड़े बड़े लठ हैं, लठों के साथ वो आए पूरा प्लान करके, और आपके पास रिवॉल्वर है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप जवाबी हमला करें। लेकिन उस हमले की चपेट में कोई निर्दोष व्यक्ति भी आ सकता है। अब आपने उनके ऊपर गोली चला दी तो एक बच्चा वहां से गुजर रहा था, उनको लगी नहीं, उस बच्चे को लग गई, तो क्या होगा? तो बच्चा तो निर्दोष है, उसका कुछ लेना देना नहीं उससे। लेकिन उस हमले की चपेट में कोई निर्दोष व्यक्ति भी आ सकता है,
तो कानून आपको अपना बचाव करने की पूरी छूट देता है भाई धारा 44 में। अगर मैं नहीं बचा तो वे मुझे मार डालेंगे। ठीक है, तो निर्दोष को तो ये मार ही नहीं रही, मार तो इनको रहे, इसलिए अपने बचाव में इन्होंने क्या किया है, रिवॉल्वर से गोली चलाई, और गोली चलाई, गोली किसको लग गई, बच्चे को लग गई। ठीक है, धारा 44 क्या देती, छूट देती है। यह कानून क्यों है, आइए देखते हैं। कानून यह मानता है कि एक व्यक्ति के पास अपनी जान बचाने का पूरा हक है। अगर आपकी जान बचाने के लिए की गई कोशिश में गलती से किसी और को चोट लग जाए तो आप अपराधी नहीं माने जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। धारा 44 बोलती है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कै पर एक हिंसक भीड़ हमला करती है। ठीक है भाई, जो उसे जान से मारना चाहती है भाई। कै के पास अपनी जान बचाने का एकमात्र रास्ता गोली चलाना। ठीक है, उस भीड़ में कुछ छोटे बच्चे यानी कि निर्दोष भी हैं। यदि कै गोली चलाता है तो बहुत संभव है कि किसी बच्चे को चोट लग जाएगी, तो संभावना है। कानून का फैसला क्या होगा भाई, कै अपनी जान बचाने के लिए गोली चला सकता है। अगर उस गोली से किसी बच्चे को चोट लगती है या वह मर भी जाता है तो कै पर कोई कानूनी अपराध या जो मर्डर का केस दर्ज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कै का उद्देश्य बच्चे को मारना नहीं बल्कि अपनी जान को बचाना था, इस बात को ध्यान रखना। यह धारा 44 हमको बताती है। ठीक है, अधिकार का विस्तार। यह धारा आपके बचाव के अधिकार को और बड़ा कर देती है भाई। यह आपको उस स्थिति में भी सुरक्षित रखती है जहां आप किसी निर्दोष को अनजाने में नुकसान पहुंचा बैठते हैं। ठीक है, कानून आपकी मंशा देखता है, परिणाम नहीं देखता भाई, इस बात को ध्यान रखना। शर्त देखिए भाई अब क्या है। यह अधिकार केवल तब मिलता है जब आपके पास अपनी जान बचाने का और रास्ता न बचा हो, यानी कि आपको चारों ओर से घेर लिया, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है अपनी जान बचाने का, और डराने के लिए आपने गोली चलाई ताकि ये हट जाए। यदि कोई और रास्ता नहीं था तो बचाव का अधिकार मिलेगा भाई आपको, इस बात को ध्यान रखना। यदि बिना गोली चलाए जान बच सकती थी तो गोली नहीं चलानी चाहिए थी और आप पर अपराध बन सकता है। अगर आपको कोई और रास्ता है यानी कि भाग जाना और आपके पास गाड़ी है, फिर वैसे ही भाग गए आप, तो आप गोली नहीं चला सकते। अगर आपने तब वो गोली चला दी और रास्ता है तो भी, तो आप पर अपराध बनेगा, आप अपराधी माने जाएंगे, आपको बचाव नहीं मिलेगा धारा 44 का। अपहानि भाई, यहां अपहानि का मतलब केवल शारीरिक चोट से है। ठीक है, शारीरिक चोट, सिर्फ संपत्ति का नुकसान अपहानि नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, धारा 44 हमें यह सिखाती है कि जीवन सबसे कीमती है। कानून आपको अपनी जान बचाने के लिए हर संभव छूट देता है, यहां तक कि अगर उस कोशिश में गलती से किसी निर्दोष को चोट भी लग जाए तो भी आपको क्या मिलेगी, धारा 44 के अंतर्गत छूट मिलेगी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। शरीर और संपत्ति की आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के अधिकार में क्या फर्क है, आइए देखते हैं। शरीर और संपत्ति की आत्मरक्षा के अधिकारों में क्या फर्क है, एक तो शरीर की रक्षा और एक संपत्ति की रक्षा। कानून इन दोनों को अलग अलग नजरिए से देखता है, क्योंकि एक तरफ जीवन है तो दूसरी तरफ चीज है। यह अधिकार मिलता कब है, उद्देश्य देखते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा, बॉडी डिफेंस, यह अधिकार तब मिलता है जब बात आपकी जिंदा रहने या शारीरिक अखंडता पर आ जाती है। मारने की कोशिश कर रहा है आपको कोई, आपको पीट रहा है कोई, हमला कर रहा है, अपहरण कर रहा है आपका, बलात्कार कर रहा है या एसिड अटैक जैसा जघन्य अपराध है, तो ये क्या है, शरीर की प्रतिरक्षा आप कर सकते हैं।
ठीक है। फिर है संपत्ति की प्रतिरक्षा भाई। यह अधिकार तब मिलता है जब कोई आपकी चीज या जायदाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे भाई। ठीक है। चोरी करना, अगर आपको चोरी कर रहा है तो आपको ये संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है। डकैती डालना, जमीन पर कब्जा करना, संपत्ति को आग लगाना या नष्ट करना, तब आपको क्या मिलता है? ये अधिकार मिलता है संपत्ति की प्रतिरक्षा। क्या आप हमलावर की जान ले सकते हैं? हथियार का इस्तेमाल। यह सबसे बड़ा अंतर है। जान लेने की अनुमति कानून बहुत ही चुनिंदा हालातों में देता है, इस बात को ध्यान रखना। आइए देखते हैं, शरीर की रक्षा के लिए जान लेना अधिकार ज्यादा व्यापक है। आप हमलावर की जान ले सकते हैं अगर शरीर पर क्या हुई है, आपको जानलेवा हमला हुआ है, शरीर की अखंडता पर हमला हुआ है। आप हमलावर की जान ले सकते हैं अगर आपको लगे, क्या लगे आपको, वह आपको मार ही डालेगा, मृत्यु का डर है आपको, तब आप जान ले सकते हैं सामने वाले। वह आपको बहुत बुरी तरह घायल कर देगा, घोर उपत्ति कर देगा, तब भी आप सामने वाले की जान ले सकते हैं। वह बलात्कार या एसिड अटैक कर रहा है, तब भी क्या ले सकते हैं आप? सामने वाले की जान ले सकते हैं। वह अप्राकृतिक यौन अपराध कर रहा है, तब भी आप क्या कर सकते हैं? जान ले सकते हैं सामने वाले। ठीक है। अब संपत्ति की रक्षा के लिए जान लेना अधिकार सीमित है भाई। संपत्ति की रक्षा के लिए जो अगर आप किसी की जान ले लेते हैं तो वो अधिकार सीमित है। उसमें क्या है? आप संपत्ति बचाने के लिए जान तभी ले सकते हैं जब खतरा बहुत गंभीर हो। इस बात को ध्यान रखना भाई। ऐसे नहीं कि कोई आपके घर में घुस गया, सीधा आपने गोली मार दी। पहली बात है, लूट हो रही है भाई। अगर लूट हो रही है तो आप जान ले सकते हैं सामने वाले। रात के अंधेरे में घर में घुसकर चोरी हमला हो रहा है, अगर आपके घर में घुस गया और चोरी कर रहा और आपके ऊपर हमला कर दिया, तब आप जान ले सकते हैं। कोई आपकी संपत्ति को आग लगा रहा है, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं? सामने वाले की जान ले सकते हैं। ऐसी चोरी या घुसपैठ हो रही है जिससे आपको अपनी जान जाने का भी डर हो, तब भी आप सामने वाले की जान ले सकते हैं संपत्ति के मामले। ठीक है। शरीर की रक्षा में आपका जीवन सबसे सर्वोपरि है, इसलिए अधिकार ज्यादा व्यापक है। संपत्ति की रक्षा में अधिकार सीमित है और जान लेने की अनुमति सिर्फ गंभीर परिस्थितियों में ही मिलती है। ठीक है। तो आज जो है हमने धारा 44 तक चर्चा कर ली है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पे जो आपको जीवन में भी काम आएंगे और जो केस होंगे उनमें भी आपको काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।